नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जब हमारे वोट से ही चुनी गई सरकारें कानून का सहारा लेकर या कानून का बहाना लेकर गैर कानूनी काम करती हैं और आज़ाद देश में नागरिकों को गुलाम बनाने की कोशिशें करती हैं, तो फिर अदालतों को मैदान में उतरना पड़ता है। रक्षा के लिए संविधान की, रक्षा के लिए लोकतंत्र की और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों, उनकी आज़ादी की। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 छात्रों को, जिनको गिरफ्तार किया गया था यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत, उनको बेल दे दी है और बेल देते हुए काफ़ी सख्त टिप्पणियां की हैं सरकार के पूरे कामकाज के तरीके पर भी, कि किस तरह से असहमति की आवाज़ को दबाने की इतनी बेचैनी क्यों है सरकार को। तो ये 3 छात्र हैं जो कि हैं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल। इनको बेल देते हुए कोर्ट ने कहा कि स्टेट एंशियस है टू सप्रेस डिसेंट, यानी कि जो असहमति की जो आवाज़ है उसको दबाने के लिए जो राज्य है, यानी कि जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं बेकरार नज़र आता है, जल्दबाजी में नज़र आता है। इन तीनों को बेल दी गई मई के महीने में। पिछले साल इनको गिरफ्तार किया गया था दिल्ली दंगों के मामले में कि कैसे ये बड़े साजिश करता है ये लोग। FIR 59 के तहत 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें नताशा नरवाल और इसके अलावा देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा और भी इसके अलावा 13 और लोग हैं, उमर खालिद जैसे लोग भी उसमें शामिल हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस बेल के बाद जो रास्ता है वो बाकी लोगों के लिए भी खुल जाएगा, या अभी परेशानियां, कानूनी जो पेचीदगियां हैं वो भी बनी हुई हैं? तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी इस ऑर्डर के हाई कोर्ट के, यानी कि आज 1 बजे दोपहर तक इनको रिलीज़ किया जाना था, इनको जेल से बाहर आना था, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस अलग अलग तरह की अड़चनें हम देख रहे हैं वो लग रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो एड्रेस है, इनका जो पता है वो स्टेट से बाहर है और इसलिए हम आज इनको नहीं जेल से बाहर आने दे सकते। तो लास्ट मिनट तक भी जो एक पूरा ड्रामेटिक, जो नाटकीय घटनाक्रम है वो अभी तक चल रहा है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस मूव कर गई है सुप्रीम कोर्ट भी, कि यानी इस बेल को का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई है। इसलिए भी आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि क्यों जो जिस बेचैनी का जिक्र कर रहा है जो हाई कोर्ट है, वो यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि किस तरह से इनको जेल में रखने की जो बेकरारी है सरकार की, जो दिल्ली पुलिस की, वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। तो जैसा कि अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि असहमति को दबाने की जो बेकरारी है उसमें संविधान में जो गारंटीड हैं, जो सुनिश्चित अधिकार हैं, जो प्रदर्शन का अधिकार है और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, यानी राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटीज़, इन दोनों का जो फ़र्क है, इन दोनों की जो लाइन है वो धुंधली कर दी गई है सरकार के ज़रिए, ये अदालत का कहना रहा है। तो ये लोग 1 साल से भी ज़्यादा इन तीनों ने वक्त गुजारा है जेल में, और ट्रायल, बिना ट्रायल के, आप ये देखिए यूएपीए जिस तरह का ये कानून है जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए, यानी जो स्टेट है उसकी सुरक्षा के लिए बना है कि उसके खिलाफ जो काम होगा, जो देश की सुरक्षा के लिए में ख़तरा होगा जो व्यक्ति, उस पर ये लगेगा, चूँकि इसीलिए ये आतंकवाद निरोधी कानून है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अदालत ने और क्या कहा, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि जस्टिस मृदुल और अनूप जे भंबानी ने बेल देते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही, कि ये पहला ऐसा मामला है दिल्ली राइट्स के मामले में जो यूएपीए जिन लोगों पे लगाया गया है कि उन्हें केस की मेरिट के बुनियाद पर उनको नॉर्मल बेल दी गई है। तो ये अहम बात है जिसका एक तरह से डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है। इस पर मैं बहस करूंगी, हमारे ख़ास मेहमान शादान फरासत से जल्द ही बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जे भंबानी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है पहली नज़र में देखने पर कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं नताशा नरवाल पर, ख़ासकर काफ़ी जो स्ट्रिंजेंट कंडीशनैलिटीज़ हैं वो इन सेक्शन में लगाई गई हैं, जिस तरह से 43D(5) यूएपीए की वो अप्लाई नहीं होती हैं। तो नताशा नरवाल की बेल ऑर्डर में साफ तौर पर जज साहब ने कहा है कि अ क्लोजर रीडिंग ऑफ द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट नताशा नरवाल शोज दैट नो स्पेसिफिक particularized or definite act is attributed to her apart from the admitted fact that she engaged herself in organizing anti-CAA and anti-NRC protest। ये साफ तौर पर जज साहब कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं लगता हमें कि जिन धाराओं में इनको बुक किया गया, नामजद किया गया, वो इनके ऊपर अप्लाई होती है, और यही बात फिर दोनों और जो अक्यूज्ड हैं उनके ऊपर भी कहा, बल्कि साफ तौर पे लगता है कि उसका अकेला जुर्म ये था कि उसने NTCA NRC प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। नताशा नरवाल और देवांगना कलिता दोनों ही जेएनयू की छात्राएं हैं, और उन्होंने जो इससे पहले पिंजरा तोड़ नाम का एक संगठन हुआ करता था, एक नारीवादी संगठन, जिसकी वो सदस्य थी दोनों, और
एक तरह का ये कलेक्टिव था जो कि हॉस्टल्स की जो टाइमिंग्स हैं, यानी कि शाम के इतने घंटे बाद हॉस्टल से लड़कियों का जाना मना है, उसको अपोज करने की वजह से पिंजरा तोड़, नाम ही जिस तरह से आपको सजेस्ट करता है, उस पर इन्होंने ये बनाया था। और जो आसिफ तन्हा हैं, जो तीसरे अक्यूज़्ड हैं, वो बीए के छात्र हैं। आप सोचिए कि उम्र भी देखिए आप इन तीनों लोगों की, कि जिनको इतने गंभीर आरोपों में दिल्ली पुलिस ने नामजद किया। तो कानून के जो जानकार हैं वो इस बेल ऑर्डर को कई मायनों में महत्वपूर्ण बता रहे हैं, और इसी पर इसलिए हम चर्चा करेंगे। उनका ये कहना है कि पहली बार ऐसा मालूम हो रहा है कि रेगुलर बेल दी गई है मेरिट पर, यानी कि केस को ध्यान में रखते हुए, किसी मानवाधिकार का मुद्दा या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बेल नहीं दी गई है, बल्कि मेरिट पे बेल दी गई है। केस का जो मामला बनता है उसके मद्देनज़र के क्या आरोप लगाए गए, और इसीलिए अदालत ने गंभीर सवाल उठाए हैं दिल्ली पुलिस के जो आरोप हैं इन लोगों के ऊपर। तो ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो यूएपीए जिस तरह का कानून बनाया गया संविधान से, हालांकि ये पार्लियामेंट से पास हुआ, उसके बावजूद भी जो हमारे पॉलिटिकल, जो सरकार के जो पॉलिटिकल विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, उनके ऊपर, या जो लोग उन्हें पसंद नहीं हैं, उनके ऊपर ये मुकदमे ठोक दिए जाएं, क्योंकि इसमें बेल मिलना बेहद मुश्किल होता है। जो प्रावधान हैं इस कानून के वो इतने गंभीर और इतने सख्त हैं कि बेल मिलना बहुत बहुत मुश्किल नज़र आता है, और इसीलिए उन लोगों पे लगाया जाता है जिनको कि सालों तक वो जेल में पड़े रहें बिना किसी सुनवाई के भी, और ट्रायल जो है उनमें भी सालों लग सकते हैं बिना ट्रायल के। जैसे इस मामले में भी आप देखिए, मई 2020 से बंद थे लोग, और अब जाके इनको इस मामले में बेल मिली है। तो क्यों ये माना जा रहा है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव, काफ़ी प्रगतिशील ये बेल ऑर्डर है, और क्या बाकी जो लोग हैं जिनके ऊपर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यानी राजनीतिक कारणों से जो मुकदमे ठोके जाएंगे, क्या उनको कमज़ोर करेगा ये बेल ऑर्डर? ये जानने के लिए बातचीत करते हैं शादान फरासत से, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पूरे मामले को जो कानून के जानकार हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शादान फरासत साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। शादान साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये जो बेल का पूरा मामला सामने आया, उसके बाद अभी तक भी, जब तक कि मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने लेटेस्ट अपडेट देखा कि अभी तक तो रिलीज़ तो नहीं हुए हैं ये तीनों लोग जिनको बेल मिली दिल्ली हाई कोर्ट से, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर गई है जो केंद्र सरकार है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जेल से बाहर आ पाएंगे तीनों लोग या नहीं? देखिए, आज बड़ी एक अजीब तरह की प्रोसीडिंग हुई, जिसमें नॉर्मली जब एक बार हाई कोर्ट, ऊपर की अदालत या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है, तो नीचे की अदालत को सिर्फ बेसिक चीजें वेरीफाई करनी होती हैं, जैसे बेल बॉन्ड फाइल हो गया है और बाकी चीजें, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह फाइल हो गया, तो वो रिलीज कर देते हैं। लेकिन आज जहां तक मैं मीडिया के थ्रू जो पता चला है कि इसमें दिल्ली पुलिस ने ऑब्जेक्शन लिया कि इन्हें, हमें 2 दिन 3 दिन लगेगा वेरीफाई करने में, हमें आसाम जाना पड़ेगा राजधानी एक्सप्रेस लेकर के, क्योंकि एक कोई परमानेंट एड्रेस शायद वहां का दिया गया है। तो इस तरह की चीजें जो आज दलीलें दी गई हैं, ये मुझे एक तरह से डिलेइंग टैक्टिक लग रही है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर है कि 24 घंटे के अंदर जब वो बेल बॉन्ड फाइल करें, उसके 24 घंटे के अंदर उन्हें रिलीज करना है। तो आज शाम को शायद वो जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने ऑर्डर रिजर्व किया, शाम को आज वो ऑर्डर आएगा। लेकिन जो भी दलीलें दिल्ली पुलिस के हिसाब से मुझे देखने में आई हैं, वो मुझे डिलेइंग टैक्टिक्स ही लगी। लेकिन शादान साहब, जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो डिसेंट को सप्रेस करने के लिए काफ़ी एंशियस नज़र आ रही है, मतलब बेकरार है असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए। ये बेकरारी न सिर्फ कि 1 साल पहले दिखाई गई, अभी भी दिखाई जा रही है कि इतनी जल्दी कोरोना के वक्त में जहाँ की सरकारी फाइलें देर से मूव करती हैं, उसके बावजूद भी जो है सुप्रीम कोर्ट तक सरकार ये चली गई है। ये बेचैनी क्या बताती है? देखिए, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जाने का जहां तक सवाल है, वो नॉर्मली कोई भी पार्टी अपील कर सकती है, बट बेल के मैटर में जहां यंग स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, ये सारे स्टूडेंट जेएनयू में थे या फिर जामिया के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, इस तरह के मैटर में इतनी आगे बढ़ के जल्दी दिखाना एक अग्रेसिवनेस दिखाती है गवर्नमेंट के तरफ से, जिसका मीनिंग यही लगता है कि जो कोर्ट ने कहा है वो शायद सही कहा है, कि वो किसी भी तरह से डिसेंट जो है उसको वो दबाना चाहते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ही क्यों नहीं आ रहा हो। शादान साहब, बहुत अहम सवाल अब जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाहती थी वो ये कि न सिर्फ कि ये 3 छात्रों के जो कि अपने जो संवैधानिक अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट,
प्रदर्शन करने का अधिकार, असहमति अपनी दर्ज कराने का अधिकार, सरकारों से, जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनसे, और ख़ासकर अगर ये छात्रों में नहीं होगा, कॉलेज छात्रों में नहीं होगा, तो ये किस में होगा? तो ये जो कर रहे थे उनके बीच उनको जिस तरह से गंभीर चार्जेस में उनको बताया गया कि कितने बड़े षड्यंत्रकारी हैं ये लोग, और 15 लोगों में से इन 3 लोगों को जो ये बेल मिली है। जो यूएपीए में हम जानते हैं कि चूंकि आतंकवाद निरोधी कानून है, इस पर भी जो कोर्ट ने ये कहा है कि डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि आतंकवाद क्या है और जो नॉर्मल जो ऑर्डर है, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो पब्लिक ऑर्डर है, उन दोनों में फ़र्क करना होगा। जो हमारा सामान्य कानून है उसमें और आतंकवाद क्या होता है उसकी क्या परिभाषा है। जी, तो ये मैं थोड़ा सा बता दूं, हमारे लीगल कॉन्सेप्ट्स 3 होते हैं: सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट सबसे सीरियस चीज होती है, उससे नीचे जो हुआ वो पब्लिक ऑर्डर हुआ, और लॉ एंड ऑर्डर उससे भी नीचे। सो अगर किसी का मर्डर हुआ, सिर्फ एक बंदे का मर्डर हुआ, वो लॉ एंड ऑर्डर इशू है। अगर कहीं पे मान लीजिए झड़प हो गई 2 गुटों के बीच में, जिससे पूरी एक कम्युनिटी या एक छोटे से एरिया में प्रॉब्लम आ गई है या टाउन में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो शायद पब्लिक ऑर्डर का इशू होता है। जो पार्लियामेंट का पावर, और ये कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बड़े क्लियरली कहा है कि पार्लियामेंट का पावर लिस्ट 1 में है, और वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है यूएपी, ये स्टेट ने, किसी स्टेट लेजिस्लेशन नहीं है। पब्लिक ऑर्डर पे जो पावर है लेजिस्लेशन बनाने का, वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री एक्ट है। ये सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, दैट इज टेररिज्म, तो डिफाइंड तो नहीं है, बट टेररिज्म उसमें मेंशन्ड है। तो ये कोर्ट ने एक क्लियरली कहा कि इस तरह की चीज, आप जो भी कह रहे हैं वो सच मानते हुए भी, ये तो एक प्रोटेस्ट है, और उस प्रोटेस्ट को वो पब्लिक ऑर्डर के, शायद पब्लिक ऑर्डर तक भी नहीं पहुंचता है, और तो डेफिनेटली सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या टेररिज्म तक तो पहुंचता ही नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल लॉ में आप कोई भी आईपीसी सेक्शन, तो इस हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, लॉ में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, उसके नीचे होता है पब्लिक ऑर्डर, और सबसे नीचे होता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, अगर किसी एक लौते बंदे का मर्डर हो गया रोड साइड पे, वो लॉ एंड ऑर्डर इशू है। पब्लिक ऑर्डर, अगर 2 गुटों के बीच में झड़प हो गई और एक पूरे बड़े से शहर में उससे पूरी प्रॉब्लम हो गई, टेंशन क्रिएट हो गया, तो वो शायद पब्लिक ऑर्डर का इशू है उस शहर के लिए। लेकिन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो होता है, वो एक नेशनल लेवल की अगर प्रॉब्लम हो, जैसे मुंबई अटैक्स हुए थे, जो पूरा एक आप सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या टेररिज्म। और क्योंकि पार्लियामेंट्री एक्ट है, ये यूएपीए जो है ये एक पार्लियामेंट की एक्ट है, तो पार्लियामेंट का पावर सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे लॉ बनाना है। पब्लिक ऑर्डर का जो इशू है वो लिस्ट 2, मतलब स्टेट लिस्ट में हमारे संविधान के हिसाब से आता है, और उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो क्लियरली पब्लिक ऑर्डर के इशू को क्रिमिनलाइज तो पार्लियामेंट कर ही नहीं सकती थी। तो इस हाईकोर्ट ने यही कहा कि ये जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये एक सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लेवल की प्रॉब्लम को डील करती है। तो उस लेवल की प्रॉब्लम की जो एक्ट है, उसको आप नॉर्मल प्रोटेस्ट, जो शायद पब्लिक ऑर्डर तक भी नहीं जाता है, शायद लॉ एंड ऑर्डर पे ही लिमिटेड है, उसके लिए आप यूज ही नहीं कर सकते हैं। और ये मिसयूज इसलिए किया गया है क्योंकि नॉर्मल लॉ में इस तरह के प्रोविजन जो भी इन्वेक हो, तो उसमें इन लोगों को बेल मिल गई थी। आप जैसे ही वो बेल मिलती है, तो यूएपीए या तो एंटिसिपेशन ऑफ बेल में या बेल के इमीडिएटली पार्टी ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, 43D5 एक प्रोविजन है, उसमें यह कहा गया है कि अनलेस एंड अनटिल द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट प्राइमा फेसी देयर इज नो केस अगेंस्ट द अक्यूज, आप बेल दे नहीं सकते हैं। तो इस वजह से इस केस में बहुत बारीकी से हाईकोर्ट ने एग्जामिन किया, फैक्ट्स को भी और लॉ को भी, और फैक्ट्स में यह कहा कि सारी चार्जशीट, केस डायरी वगैरह देखते हुए उन्होंने बताया कि ये जो एलिगेशंस हैं, ये प्राइमा फेसी टेररिज्म या बाकी जो ऑफेंसेस हैं उनका तो बिल्कुल केस है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत, रॉन्गफुली इन्वोक किया गया। जी हाँ शादान साहब, इसके अलावा क्या आपको ये लगता है कि ये एक नज़ीर बन सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इसको ना रोके और ये जो बेल ऑर्डर है इसी तरह बना रहे और ये लोग बाहर आ जाएं जेल से, तो क्या एक नज़ीर बन सकता है और बाकी लोगों के लिए भी, जिसमें उमर खालिद भी शामिल हैं और 12 लोग और हैं, जो मैं बात कर रही हूँ FIR 59 की, जिसमें कॉन्स्पिरेसी बताई गई है कि कैसे ये लोग जो हैं वो शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे, अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे थे भारत सरकार को, और इसलिए कंस्पिरेसी गढ़ी गई। और लेकिन जज साहब फरमाते हैं कि प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में देखने में ये बिल्कुल नहीं पता चलता है कि इन लोगों ने इन कार्यों में लिप्त हैं, बल्कि ये पता चलता है कि ये NTCA NRC प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का और उसमें भाग लेने का काम कर रहे थे। नहीं जी, बिल्कुल ये एक प्रेसिडेंट तो बन ही सकता है, क्योंकि पहली बार इतनी क्लैरिटी से, ऐसा नहीं है कि इस इशू पे जजमेंट्स नहीं है,
बट लीगली स्पीकिंग बहुत क्लैरिटी से इन्होंने, जैसे मैंने भी आपको समझाया, डिफरेंशिएट किया है। और फैक्चुअली भी जो इस कोर्ट ने किया है वो हर कोर्ट की ड्यूटी होती है, इवन ट्रायल कोर्ट की ड्यूटी थी कि वो इसी तरह एग्जामिन करे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ऐसा आज हो नहीं रहा है। तो ये एक प्रेसिडेंट बन गया है। इसके बाद होपफुली जो ट्रायल कोर्ट भी हैं जिन पे बेल जाती है वो उसको फैक्चुअली एग्जामिन करेंगे, और ये देखना चाहिए कि ये केस प्राइमा फेसी टेररिज्म का या जो अनलॉफुल एक्टिविटीज जो डिफाइन है उसका बन भी रहा है, या सिर्फ 43D5 एक प्रोविजन है तो हम देखेंगे भी नहीं, जो एक तरह से आजकल की प्रैक्टिस चल गई है। वो बहुत गलत प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल इलीगल प्रैक्टिस है। और जो हाईकोर्ट ने रुख अपनाया है वो लॉ में एकदम सही रुख है, हर कोर्ट को वो अपनाना चाहिए। जी, तो यानी मामला पूरा देश की सुरक्षा नहीं बल्कि लगता है कि सरकार की सुरक्षा को खतरा, यानी कि सरकार को जो बात नागवार हो, जो व्यक्ति नागवार हो, उसके ऊपर सीधे यूएपीए ठोकिए और बेल का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे आप खुद ये कह रहे हैं कि जज भी एक तरह से मजबूर हो जाते हैं कि यूएपीए के मामले में जो है वो सुनते भी नहीं हैं, कि क्योंकि 6 महीने तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई किसी तरह की कोई बेल होगी। तो क्या इस जजमेंट में हम ये भी देख रहे हैं कि जो यूएपीए का गलत इस्तेमाल किया गया है राजनीतिक कारणों के जरिए, क्या उस पर भी एक टिप्पणी है अदालत के जरिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टिप्पणी है कि ये केस तो अदालत ने बिल्कुल साफ तरह से कहा है कि ये केस तो यूएपीए इन्वोक करने का था ही नहीं, और यूएपीए एक एंटी टेरर लॉ है, और जो लैंग्वेज यूज गई है उसको वो मिक्सअप कर रहे हैं प्रोटेस्ट से डील करने के लिए। हाईकोर्ट ने काफी क्लियरली ये कहा है। तो प्रोटेस्ट से डील करने के लिए, क्योंकि आपको प्रोटेस्ट पसंद नहीं है, आप उसमें एक एंटी टेरर लॉ लगाते हैं। इस तरह की प्रक्रिया हम बहुत सारे दूसरे देशों में भी देख रहे हैं, जैसे रशिया में होता है। रशिया में आप अभी एक हफ्ते पहले पूरी की पूरी ऑपोजिशन पार्टी को एक टेररिस्ट वो डिक्लेयर कर दिया गया है, जो नवाल्नी की पार्टी है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स रहे हैं डेमोक्रेसी के, उसमें सर्टेनली इस तरह की चीजें एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट ने काफी स्ट्रांगली इस पे भी वर्ड किया कि ऐसी डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कोर्ट काफी क्लियरली कहा है। जी हाँ, तो यानी बंद कोठरी में अपने विरोधियों को बंद कर दीजिए, अदालतें भी उनकी आवाज़ ना सुन पाएं। बिल्कुल आखिरी बात, कुछ वकीलों से इससे पहले मेरी बातचीत हो रही थी तो एक सवाल ये पैदा हुआ कि एक जो पॉलिटिकल और जो एक सोशल टिप्पणी की गई है, कमेंट्री है कोर्ट के ज़रिए, वो अलग बात है, लेकिन अगर इसको बिल्कुल बारीकी से सिर्फ लीगल एस्पेक्ट से देखा जाए तो क्या ये जजमेंट इतना मजबूत है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रद्द नहीं कर पाएगा? जी, मेरे हिसाब से लॉ को जो एनालाइज किया गया है इस जजमेंट में डिवीजन बेंच की, बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हर जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है लॉ का, उसको केयरफुली देखा गया है। उसमें क्या होल्ड किया गया है उसको हाईलाइट बोल्ड में है, द मेन फाइंडिंग्स हैव बीन पुट इन बोल्ड। उसके बाद वो कैसे अप्लाई करती हैं, नहीं अप्लाई करती हैं, उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है, इवन एज पर व्हाटएवर हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसके कंप्लायंस में है। तो मेरे हिसाब से इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होपफुली कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है, वो कब लिस्ट होगी और क्या होगा वो तो हमें देखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए शादान फरासा साहब। शुक्रिया।